कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मेरी नजरें उन टीलों की तरफ उठ गईं जिस तरफ से हम आए थे। वो टीले बुलंदी पर थे और वहां किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां चमकती हुई नजर आ रही थीं। वो रोशनियां कभी सामने आ जाती और कभी किसी टीले की आड़ में छुप जाती। उन रोशनियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, रत्ना, उस गाड़ी की रफ्तार देखकर मुझे कुछ शुबा हो रहा है। रत्ना ने कहा, तो फिर निकल चलो यहाँ से। मैंने वेटर को बुलाकर बिल की रकम अदा कर दी और 5 रुपए का नोट बख्शिश के तौर पर भी दे दिया। मैंने वेटर को मुतवज्जे करके टीलों की तरफ इशारा किया, कहा, नागौर जाने के लिए एक रास्ता तो वो है, कोई दूसरा रास्ता भी है? वेटर ने कहा, उधर झील के साथ साथ चले जाओगे तो 30 कोस आगे चरमपुरम है। उस गांव से आगे एक बहुत बड़ी त्रिमूर्ति बनी हुई है, उसके साथ ही वो दूसरा रास्ता मेन रोड से जा मिलता है। मैंने फौरन ही कुर्सी छोड़ दी, कहा, ठीक है, धन्यवाद। रत्ना भी एक झटके से उठ खड़ी हुई और हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए कार के करीब आ गए। रत्ना ने पैसेंजर सीट पर बैठते ही साड़ी में छुपा हुआ पिस्तौल निकालकर गोद में रख लिया। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी। लोगों ने हमें यहाँ आते हुए भी देखा था और जाते हुए भी। अगर टीलों की तरफ से आने वाली उस गाड़ी में हमारे मुखालिफिन ही थे तो वो कस्बे में दाखिल होते ही हमारे बारे में जरूर पूछेंगे और फिर झील तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। और मैं चाहता था कि इस दौरान अपने और उनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हासिल कर लूं। मैंने कार को वेटर के बताए हुए रास्ते पर डाल दिया। झील के किनारे के साथ साथ ये रास्ता भी कच्चा था। कार की तेज रफ्तारी की वजह से सुर्ख मिट्टी उड़ रही थी। मैंने डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबाकर दोनों तरफ के शीशे चढ़ा दिए और एसी ऑन कर दिया। रत्ना बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो गाड़ी अभी झील की तरफ नजर नहीं आई थी। मैं कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। ये रास्ता झील के साथ साथ तकरीबन निस्फ मील तक चला गया था और उससे आगे झील से बतदरीज दूर हटता हुआ टीलों में दाखिल हो गया था। शुरू में तो ये छोटे छोटे टीले थे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने छोटी छोटी पहाड़ियों की सूरत इख्तियार कर ली थी, जिन पर झाड़ियां और पौधे वगैरह तो थे मगर कोई दरख्त नहीं था। रत्ना ने पीछे देखते हुए कहा, वो गाड़ी उस रेस्टोरेंट के करीब रुकी है जहां से हम उठकर आए हैं। मैंने कार की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। अगर ये हमारे मुखालिफिन की गाड़ी थी तो वो लोग हमारे पीछे आने में देर नहीं लगाएंगे। गाड़ी से उतरकर उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि हम लोग यहाँ से निकल गए हैं तो वो फौरन ही हमारे पीछे लग जाएंगे। टीलों के बीच रास्ता बल खाता हुआ जा रहा था जो बिल्कुल तंग थे, जिसकी वजह से रफ्तार भी नहीं बढ़ाई जा सकती थी। चंद मोड़ काटने के बाद सामने वाली चट्टान पर कुछ ऊपर रोशनी पड़ते देखकर मैं चौंक गया। वो गाड़ी उन्हीं लोगों की थी। कोई मोड़ घूमते हुए उसके हेडलैम्प्स की रोशनी सामने वाली चट्टान पर पड़ती थी। उस गाड़ी को अपने ताकुब में देखकर ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि जोधपुर से हमारे ताकुब में एक गाड़ी नहीं, 2 या मुमकिन है 3 गाड़ियां आई हों। वो लोग रास्ते में पड़ने वाली बस्तियों से हमारे बारे में पूछते हुए आए थे और ये बस्ती चूंकि मेन रोड से बहुत हटकर थी इसीलिए वो इस तरफ आए होंगे। ये गाड़ी इस तरफ आ गई थी और बाकी गाड़ियां सीधी मेन रोड पर निकल गई थी और ऐन मुमकिन है जब हम चरमपुर नामी गांव से दोबारा मेन रोड पर पहुंचे तो वहां भी कोई गाड़ी हमारी मुंतजर हो। रत्ना ने पिस्तौल हाथ में ले रखा था। मैंने भी खिड़कियों के शीशे गिरा दिए थे ताकि जरूरत के वक्त फायर करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। उसके साथ ही मैंने अपना पिस्तौल जेब से निकाल कर गोद में रख लिया। ये दोनों पिस्तौल माउंट अबू से हमारे पास थे। हम 4 दिन सीता के यहाँ रहे थे मगर उसे अपने पास पिस्तौल की मौजूदगी की हवा तक नहीं लगने दी थी। मैं सीता को बहुत चालाक समझता था। बाज मामलात में तो उसने वाकई बहुत चालाकी का सबूत दिया था। मसलन ये कि उसने हमारी असलियत मालूम कर ली थी, मगर एक मामले में वो दुनिया की सबसे बड़ी अहमक साबित हुई थी। हमारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद उसने हमें अपने काबू में रखने का कोई बंदोबस्त नहीं किया था। हालांकि मैंने धमकी भी दी थी कि अगर हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की गई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बावजूद उसने हमारी निगरानी के लिए मजीद आदमियों का इंतजाम नहीं किया था। सिर्फ 2 आदमियों पर ही भरोसा किया था जो बाद में बड़ी आसानी से रत्ना का शिकार हो गए। इस हवाले से एक बात मेरी समझ में आती थी, वो ये कि रत्ना को देखकर वो सब कुछ भूल गई थी और उसने मेरी बात का यकीन कर लिया था कि मैं रत्ना को छोड़कर चला जाऊंगा और अगर मैं वाकई उसकी बात मान लेता तो वो यकीनन मुझे इस तरह बहिफाजत शहर से निकाल देती कि किसी को पता भी न चलता। पहाड़ियों में यह तंग सा रास्ता मजीद दुश्वार और तंग होता जा रहा था। सामने से अगर कोई छोटी कार भी आ जाए तो उसे क्रॉस करने के लिए जगह न मिलती और मैं सोच रहा था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। लेकिन दूसरी गाड़ी भी हमारे पीछे ही आई थी। मुझे ये भी अंदेशा था कि किसी मौके पर गाड़ी जवाब न दे जाए। मर्सिडीज कार ऐसे पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए नहीं बनाई गई थी। एक और मोड़ घूमते ही मुझे कार रोक लेनी पड़ी थी। सामने एक उमूदी चट्टान थी और आगे रास्ता बंद था। अलबत्ता दाईं तरफ एक तंग सा रास्ता था। मैंने कार को किसी कदर रिवर्स में लिया और फिर गियर बदलकर उसी तंग से रास्ते पर मोड़ दिया। कुछ दूर तक तो ये रास्ता खासा तंग रहा, फिर बतदरीज कुशादा होता चला गया।
2-3 मोड़ काटने के बाद हम एक बार फिर नशेब की तरफ जाने लगे। एक मोड़ घूमते हुए झील के दूसरे किनारे पर बस्ती की रोशनियां भी दिखाई दी थी, मगर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और फिर एक मोड़ घूमते ही मुझे कार का ब्रेक पैडल दबाना पड़ा। उसके साथ ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सामने एक जीप खड़ी थी जिसकी बत्तियां बुझी हुई थीं। जीप के आसपास किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और आंखों में वहशत भर गई थी। मैं इधर उधर देखने लगा। जीप इस तरह खड़ी थी कि रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। पिछला मोड़ तंग होने की वजह से कार को रिवर्स में नहीं लिया जा सकता था। और फिर उसी लम्हे वीराने में एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। नाजी, तुम लोग हमारी राइफलों की जद पर हो। कार के हेडलैंप्स जलते रहने दो और नीचे उतरकर सामने रोशनी में आ जाओ। कोई गड़बड़ की तो भून दिए जाओगे। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो आवाज बेला की थी। दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में धमाके हो रहे थे। बेला की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। बेला का इतनी जल्दी हमारे ताकुब में यहाँ तक पहुंच जाना हैरत अंगेज था। और फिर जिस तरह उसने मुझे घेरा था वो इससे ज्यादा अनोखी बात थी। मैं झील किनारे रेस्टोरेंट के उस वेटर के बारे में सोचने लगा जिसने हमें पहाड़ियों की तरफ ये रास्ता बताया था। मेरा ख्याल था जब हम टीलों की तरफ गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनियां देखकर आपस में बातें कर रहे थे और जिस तरह हमने वेटर से किसी और रास्ते के बारे में दरियाफ्त किया था तो उसे हम पर शुबा हो गया होगा। वो समझ गया होगा कि हम कोई जुर्म करके भागे हैं और गालिबन पुलिस हमारा पीछा कर रही है। उसने जानबूझकर हमें वो रास्ता बता दिया था जो घूमकर दोबारा इस तरफ आ निकलता था। उसका ख्याल होगा कि अगर हम वाकई कोई जुर्म करके भागे हुए हैं और पुलिस ने हमें उन पहाड़ियों में घेर कर पकड़ लिया तो उसे भी इनाम में थोड़ी बहुत रकम मिल जाएगी। लेकिन मैं इस तरह आसानी से गिरफ्त में आने वाला तो नहीं था। कार के हेडलैंप्स जल रहे थे और मैं सामने खड़ी हुई जीप की तरफ देख रहा था। बेला और उसके साथी यकीनन तारीकी में छुपे होंगे। वो जीप जिस जगह खड़ी थी वहां एक और रास्ता सा था। एक रास्ता तो झील की तरफ से आ रहा था, दूसरा सीधा आगे निकल गया था और हम उस रास्ते से गुजरकर पहाड़ियों में घूमते घुमाते यहाँ तक पहुंचे थे। तीसरा रास्ता जीप के पिछली तरफ था। वो रास्ता कदरे कुशादा था और पहाड़ियों में अंदर की तरफ चला गया था। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा। जिस जगह हमारी कार रुकी थी वो तंग सी जगह थी। अलबत्ता तकरीबन 10 गज पीछे की जगह इतनी कुशादा थी कि वहां से कार को घुमाया जा सकता था। मेरे जहन में एक और ख्याल आ रहा था। उसमें अगरचे खतरा बहुत ज्यादा था लेकिन आधा फीसद इम्कान इस बात का भी था कि अगर मैं अपनी पूरी कोशिश में कामयाब हो गया तो बच निकलने की थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हो सकती थी। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठी हुई रत्ना की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। उसने गोद में रखा हुआ पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया, लेकिन बगैर सोचे समझे पिस्तौल का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता था। दुश्मन अंधेरे में था, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जबकि हम उसकी इज्जत पर थे। वो हमें उड़ा कर रख देते। मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा, रत्ना, तकरीबन 10 गज पीछे इतनी कुशादा जगह है कि हम वहां से कार को पीछे मोड़ सकें, मगर असल मसला कार को वहां तक ले जाने का है। मैं जैसे ही इशारा करूं नीचे झुक जाना। मैं अगर कार को रिवर्स में वहां तक ले जाने में कामयाब हो गया तो उनके घेरे से निकलने की कुछ उम्मीद पैदा हो सकती है। रत्ना ने कहा, बेला के साथ पता नहीं कितने आदमी हैं, उन्होंने हमें घेर रखा होगा। ऐसी कोई हरकत हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने कहा, हमें खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। हम आसानी से खुद को बेला के हवाले नहीं कर सकते। हमने बेला को जिस तरह तकलीफें पहुंचाई हैं वो हमसे एक एक बात का बदला लेगी। इन अजियतों से बेहतर है कि हम बचाव की कोशिश में उनकी गोलियों से छलनी हो जाएं। तुम तैयार रहो। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। मैंने बायां हाथ तो स्टीयरिंग पर ही जमाए रखा और दायां हाथ उठाकर गियर लीवर पर रख दिया। बेला की आवाज सन्नाटे में गूंजी, गियर लीवर से हाथ हटा लो नाजी। मैं समझ गई हूं कि तुम क्या करना चाहते हो, मगर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। बेहतर है ऐसी कोई हिमाकत मत करना। हाथ हटा लो और रत्ना तुम भी अपना पिस्तौल खिड़की से बाहर फेंक दो। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। कार के अंदर की बत्ती बुझी हुई थी और मुझे हैरत थी कि बेला ने अंधेरे में हमारी हरकत कैसे देख ली। अंधेरे में देखने की सलाहियत तो जानवरों में पाई जाती है, लेकिन किसी इंसान के बारे में आज तक नहीं सुना था कि वो भी अंधेरे में देख सकता है। बेला की आवाज आई, मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 सेकंड का वक्त दे रही हूँ। रत्ना पिस्तौल फेंक दो और तुम दोनों कार से बाहर आ जाओ। और फिर ठीक उसी लम्हे फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। कई गोलियां कार के बोनट पर लगी। बोनट में सुराख हो गए और जाहिर है उन गोलियों से इंजन को भी नुकसान पहुंचा होगा। फिर बेला की आवाज आई, अगर 3 कहने तक तुम लोगों ने मेरे कहने पर अमल नहीं किया तो गोलियों की अगली बरखा तुम दोनों के जिस्मों पर बरसेगी। फिर उसने कदरे ऊंची आवाज में 1 कहा, फिर 2 की आवाज सुनाई दी। मैंने रत्ना को इशारा किया। उसने पिस्तौल खिड़की के खुले हुए शीशे से बाहर फेंक दिया और मैंने भी गियर लीवर से हाथ हटा दिया। बेला की आवाज सुनाई दी, गुड, अब तुम लोग शराफत से कार से बाहर आ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह। रत्ना मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कंधे उचका दिए
और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। रत्ना भी कार से उतर गई थी। बेला ने अगला हुक्म दिया, तुम दोनों जीप के पास जाकर खड़े हो जाओ और तुम दोनों के हाथ अपनी अपनी गर्दन पर होने चाहिए। मैंने रत्ना को इशारा किया, उसने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख लिए। मैंने भी दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखे और रत्ना को इशारा करता हुआ जीप की तरफ चलने लगा। जीप के करीब पहुंचकर हम रुक गए। मेरे और रत्ना के बीच 3-4 फुट का फासला था। हम दोनों मुकम्मल तौर पर अपनी कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में थे। हमारी कोई भी हरकत बेला और उसके साथियों की निगाहों से छुपी नहीं रह सकती थी, और मेरा ख्याल है तारीकी भी होती तो बिल्ली की आंखों वाली बेला हमें अंधेरे में भी देख सकती थी। बेला कई मर्तबा मेरे साथ रही थी। कई महीनों से हम एक दूसरे के साथ मौत की आंख मचोली खेलते रहे थे, लेकिन बेला की अंधेरे में देखने की सलाहियत पहली मर्तबा मेरे इल्म में आई थी। मैं दोनों हाथ गर्दन पर रखे इधर उधर देख रहा था। मेरी आंखें हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में चुंधिया रही थी। अतराफ में पहाड़ियों पर तारीकी थी। बेला और उसके साथियों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो लोग हमें देख रहे थे। एक तरफ से पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखने लगा। छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई देती रही और फिर धब की एक भारी आवाज सुनाई दी। किसी ने पहाड़ी ढलान पर चंद फुट ऊपर से छलांग लगाई और फिर एक इंसानी हयूला चंद कदम आगे बढ़कर हमारी कार के करीब रुक गया। वो हयूला कार के हेडलैम्प से तकरीबन 1 फुट पीछे खड़ा था। हेडलैम्प की रोशनी फैली हुई थी और हेडलैम्प के करीब उस फैलाव के मध्यम से पस मंजर में उस हयूले को मैंने पहचान लिया था। वो बेला थी। उसके हाथ में कैरेकॉफ राइफल थी और मैं उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट देख सकता था। बेला की आवाज मेरी समात से टकराई। मैंने कहा था ना कि तुम बचकर नहीं जा सकोगे। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि यहाँ तक पहुंच गए। मेरे हिसाब से तो तुम्हें माउंट अबू में ही घेर लेना चाहिए था, लेकिन मैं ही भाग दौड़ के काबिल नहीं रही थी और इसीलिए तुम्हें वहां से भागने का मौका मिल गया। पहाड़ियों में खंडर वाले मंदिर से जहां हमने नागराज को ठिकाने लगाया था, फरार होने के बाद दूसरी मर्तबा बेला से आमना सामना हुआ था। मैंने कहा, तुम्हारे इतनी जल्दी रिकवर होने पर मुझे वाकई हैरत है। बेला ने कहा, यह सब मेरी विल पावर का चमत्कार है। भेरू और तुमने तो मुझे मफलूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी जगह कोई और औरत तो क्या, कोई मर्द भी होता तो इतने घाव खाने के बाद कम से कम 1 महीना बिस्तर से ना उठ पाता। मैंने कहा, हाँ ये तो वाकई दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन ये वाकई तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम इन पहाड़ियों में फंस गए और तुम्हारे हाथ लग गए। अगर रेस्टोरेंट का वेटर तुम्हें धोखा न देता तो शायद तुम सारा जीवन मेरी सूरत भी देखने को तरसती रहती। वो चौंक गई, बोली, कैसा धोखा? वेटर ने तुम्हें क्या धोखा दिया? मैंने कहा, उसने शायद ताड़ लिया था कि हम कोई जुर्म करके भागे हैं। उसने गाड़ी के दूसरी तरफ टीलों में आती हुई तुम्हारी जीप की रोशनी भी देख ली थी, जिसे वो पुलिस की जीप समझा होगा जो हमारे ताकुब में आ रही थी। उसने जानबूझकर हमें उस तरफ भेज दिया था कि चरमपुर का रास्ता इन पहाड़ियों में से जाता है। उसका ख्याल था कि वो हमारे ताकुब में आने वाली पुलिस को बता देगा। हम पकड़े जाएंगे तो उसे भी कुछ इनाम मिलेगा। बेला ने कहा, तुम गलत समझे। वेटर ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। उसने चरमपुर की तरफ जाने वाले रास्ते की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की थी। गलती तो तुम्हारी थी जो इन भूल भुलैयों में सही रास्ता तलाश नहीं कर सके। नए आने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बोली, जीप के पिछली तरफ चट्टानों में वो रास्ता देख रहे हो? अगर तुम उस तरफ मुड़ जाते तो मैं वाकई जीवन भर तुम्हारी सूरत देखने को तरसती रहती, लेकिन तुम यहाँ से सीधे निकल गए। पहली मर्तबा इस तरफ आने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं और उन्हें चट्टानों में बल खाते हुए तंग से रास्ते पर चक्कर खाते हुए इस तरफ आना पड़ता है। यहाँ पहुंचकर हमने आगे धूल उड़ती देखी तो मैं समझ गई कि तुम लोग धोखा खा गए हो और या तो इसी रास्ते से वापस आओगे या घूमकर उस तरफ से आओगे जहाँ से अब आ रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे जाने की बजाय यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करना मुनासिब समझा। इस वजाहत के बाद रेस्टोरेंट के वेटर पर गुस्सा करने की वाकई कोई वजह नहीं थी। मैंने कहा, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि गलती मेरी थी। मैं उसे बातों में लगाकर ये मालूम करना चाहता था कि उसके साथ कितने आदमी थे। अभी तक तो कोई भी सामने नहीं आया था। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम जोधपुर से इस तरफ निकले हैं? हम जयपुर या पोखरान की तरफ भी जा सकते थे। बेला ने कहा, तुम अपने जराइम की फहरिस्त में खुद ही बढ़ोतरी करते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना होगा। हम तुम्हें जोधपुर रेलवे स्टेशन या उसके आसपास ही पकड़ लेते हैं, लेकिन तुम लोग सीता के हाथ लग गए। सीता ऊंचे दर्जे की तवाइफ है। वो समझी थी कि शायद तुम रत्ना को कहीं से भगा कर लाए हो। वो तुम्हें धमका कर रत्ना पर कब्जा करना चाहती थी। उसके साथ चले जाने से तुम लोग चंद रोज के लिए महफूज हो गए। मैंने किसी कदर चौंकते हुए कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरा मतलब है, सीता को हम पर किसी किस्म का शुबा हो गया था और वो हमें धोखे से अपने घर ले गई थी। बेला ने कहा, तुम शायद सीता की मुलाजिमा शारदा को भूल गए हो। शारदा की माँ का देहांत हो गया था और वो उदयपुर चली गई थी। इस दौरान तुम लोगों को वहां से फरार होने का मौका मिल गया।
अगर बात सिर्फ सीता की हत्या की होती तो समझ में आती थी, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम लोगों ने उन 2 हट्टे कट्टे मुहाफिजों को कैसे ठिकाने लगा दिया। उन्हें खास तौर पर हिदायत की गई होगी कि तुम लोगों पर निगाह रखी जाए। मैंने कहा, औरत में बड़ी ताकत होती है, इस हकीकत से तुम भी वाकिफ हो। बात बेला की समझ में आ गई। बोली, ओह खैर। तुम लोगों के कोठी से निकलने के तकरीबन 2 घंटों के बाद शारदा उदयपुर से वापस आ गई। उसने कोठी में सीता और मुहाफिजों की लाशें देखी तो समझ गई कि ये सब तुम दोनों का किया धरा है। सीता ने तुम दोनों की असलियत भी मालूम कर ली थी और उसने शारदा को भी बता दिया था। उसे यकीन था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए रत्ना को उसके हवाले करके चले जाओगे। बहरहाल शारदा ने वापस आकर कोठी में वो खौफनाक मंजर देखा तो उसने फौरन ही सीता के एक जानने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर दिया और पुलिस इंस्पेक्टर के पहुंचने पर शारदा ने तुम दोनों के बारे में बता दिया। जोधपुर की सारी पुलिस इस वक्त मेरे ताबे है और मेरे अहकामात पर शहर की नाकाबंदी करके तुम दोनों को तलाश किया जा रहा था। शारदा से मालूम होने के बाद इंस्पेक्टर ने मुझे फोन पर इत्तला दी और मैं भी सीता की कोठी पर पहुंच गई। मैंने खुद शारदा से सारी बातें पूछी। उसने बता दिया कि सीता को पता चल गया था कि तुम दोनों वही हो जिन्हें शहर में तलाश किया जा रहा है, लेकिन उसे देश से ज्यादा अपना जाती मफाद अजीज था, इसलिए उसने तुम दोनों को छुपाए रखा। मैं शारदा से कुरेद कुरेद कर पूछती रही और फिर शारदा ने बताया कि सीता की कार भी मौजूद नहीं है। मैं एकदम उछल पड़ी। मुझे समझने में देर न लगी कि तुम लोग सीता की गाड़ी पर फरार हुए होगे। मैंने वहीं से टेलीफोन पर पुलिस हेडक्वार्टर को सीता की गाड़ी के बारे में इत्तला दी और सीता की कोठी के मामलात इंस्पेक्टर के सुपुर्द करके खुद भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गई। पुलिस हेडक्वार्टर ने कंट्रोल रूम से सीता की कार के बारे में पैगाम नशर किया। आधे घंटे के बाद मिंदौर रोड पर कायम की गई चौकी से इत्तला मिली कि सीता की कार मिंदौर की तरफ गई है, जिसमें सीता के मेहमान थे और उनकी हिफाजत के लिए 2 कांस्टेबल भी साथ थे। मैंने फौरन ही मिंदौर की तरफ दौड़ लगा दी। चौकी इंचार्ज ने तुम दोनों के हुलिये बताकर मेरे शुबे की तस्दीक कर दी। मैं वहां रुके बगैर आगे रवाना हो गई। मिंदौर में एक जगह मुझे 2 कांस्टेबल भी मिल गए। उन्होंने बताया कि तुम लोग उन्हें एक जगह बिठाकर मिंदौर की तारीखी इमारतें देखने गए हुए हो और वापस वहीं आओगे। मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं थी कि वहीं बैठकर तुम लोगों की वापसी का इंतजार करती और मुझे यकीन था कि अब तक तुम बहुत दूर निकल चुके होगे। मैंने मिंदौर में रुके बगैर जीप को दौड़ा दिया। रास्ते में संग्राम नगर और संग्राम झील का बोर्ड देखकर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि ताक़ुब से बचने के लिए तुम रास्ते में किसी ऐसी जगह पनाह ले सकते हो जिसके बारे में शुबा न हो। मैंने जीप संग्राम नगर की तरफ मोड़ ली। गांव में सीता की गाड़ी के बारे में पूछा तो मेरे शुबे की तस्दीक हो गई और पता चला कि तुम लोग झील की तरफ गए हो। झील के रेस्टोरेंट के वेटर ने बताया कि तुम लोग उस पहाड़ी रास्ते से चरमपुरम की तरफ गए हो। मैंने वक्त जाया किए बगैर तुम्हारा ताक़ुब जारी रखा और इस तरह उड़ती हुई धूल ने बताया कि तुम लोग किस तरफ गए हो, इसलिए मैं यहाँ रुककर तुम्हारा इंतजार करने लगी और मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके खामोश होने पर मैंने कहा, तुम अब तक सिर्फ मैं का लफ्ज इस्तेमाल करती रही हो, इसका मतलब है कि अकेली हो और वाकई बहुत बहादुर हो। बेला ने कहा, तुम्हारी चालाकियों और तमाम हथकंडों से वाकिफ होने के बाद तो मुझे फौज का एक दस्ता साथ रखना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ न फौज का दस्ता है और न ही मैं अकेली हूँ। मेरे साथ एक ही आदमी है और मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस मर्तबा तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। फिर उसने एक तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, रतलाम सिंह, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, आगे आ जाओ। इस मर्तबा दूसरी तरफ से पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई दी और फिर एक आदमी सामने आ गया। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था और मजबूत जिस्म का मालिक था। सर पर ऑरेंज रंग की पगड़ी और लिबास खालिस राजस्थानी था। दाढ़ी साफ थी, मूछें ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर किनारों से ऊपर को बल खाए हुए थी। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। उसके हाथ में खंजर था जो कार के हेडलैंप्स की रोशनी में चमक रहा था। वो रत्ना से चंद कदम के फासले पर रुक गया। बेला भी आगे आ गई और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि उसने आंखों पर ऐनक लगा रखी थी। ऐनक के शीशे ना तो सफेद थे और ना ही तारीक। शीशों में पीलाहट वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। बेला ने रतलाम सिंह की तरफ देखते हुए कहा, राणा, यही वो राक्षस है जिसने पिछले 6 महीनों से हमें उंगलियों पर नचा रखा है। हमारे सारे मंसूबे इसने खाक में मिला दिए हैं। तुम्हारे गुरु नागराज का कातिल भी यही है और अब देखना यह है कि तुम इनकी सेवा कैसे करते हो। लेकिन यहाँ नहीं, पहले इन्हें बांध कर जीप में डालो, बाकी काम हम जयपुर पहुंच कर करेंगे।